जो काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए था, भारत सरकार को करना चाहिए था, प्रेमचंद के पुत्रों और पौत्रों को करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। तो साहित्य के संपादन के बाद न्यूज़ मैगजीन, आपने नवभारत टाइम्स में भी काम किया है, तो क्या अंतर महसूस करते हैं? मगर दिल्ली के अखबारों में साहित्य की खबरें नहीं होती, साहित्य होता है। एक भाषा की पत्रिका निकालना भी मुश्किल काम होता है, उस भाषा के लोगों के दबाव होते हैं, लेकिन दबाव जब 24 भाषाओं का हो तो वो बहुत कठिन होता है। और पत्रिका अगर प्राइवेट हो तो दबाव, तो प्रेमचंद के 4000 शब्द जो हिंदी में थे ही नहीं, उर्दू में थे, वहाँ से अनुवाद करा के 4000 नए पेज प्रेमचंद के हमने रचनावली में जोड़े। उनकी 250 कहानियाँ उपलब्ध थी, लेकिन आज 300 कहानियों की जो उनकी सूची थी वो हमने पूरी कर दी। नमस्कार, आज हम सुपरिचित लेखक, कथाकार, संपादक, पत्रकार श्री बलराम जी से बातचीत करेंगे। बलराम जी फिलहाल साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है समकालीन भारतीय साहित्य, उसके संपादक हैं। समकालीन भारतीय साहित्य वैसे तो हिंदी में प्रकाशित होती है, परंतु उसकी व्याप्ति भारत की 24 भाषाओं तक फैली हुई है। 24 भाषाओं के साहित्य को उसके वर्तमान में लिखने वाले लेखकों को जोड़ना इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है। वैसे बलराम के जीवन को यदि हम देखते हैं तो अभी वो 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। जीवन के इन 75 वर्षों में उन्होंने एक लंबी यात्रा की है और यह यात्रा संघर्ष भरी रही है। उनकी यात्रा की शुरुआत आज अखबार से हुई, जो कानपुर से निकलता, वही आज अखबार जिसको बनारस से मशहूर पत्रकार ने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी, बाबूराव विष्णु पराड़कर ने। उस परंपरा को लेकर उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विश्लेषणों के माध्यम से एक नया कीर्तिमान अपने समय में उपस्थित किया और उसी दौरान उनके लेखक का जन्म हुआ और उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। कहानियाँ लिखते हुए शुरू में ही आमतौर पर धर्मयुग में उस ज़माने में छपना अपने आप में प्रमाण पत्र हासिल करने जैसा था। बलराम की कहानी कलम हुए हाथ जब धर्मयुग में छपी तो उससे सारा पाठक समाज चौंक उठा कि एक कस्बे में, छोटे गांव में किस प्रकार के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मानवीय रिश्ते, पारिवारिक बिखराव और तमाम ऐसी चुनौतियों को उन्होंने इस कहानी में पिरोया कि वो कहानी अपने आप में कई भाषाओं में प्रवेश पा गई। आज उसी शीर्षक से उनका जो कहानी संग्रह है उसका 12वां संस्करण चल रहा है। हिंदी के किसी एक कहानी संग्रह का इतनी लंबी दूरी यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं महसूस करता हूँ। इसके बाद वो रुके नहीं, न उनकी कहानियाँ रुकी। उन्होंने पत्रिकाएं बदली। भूमिका नामक एक पत्रिका का संपादन किया जिसमें नए लेखकों को उन्होंने समाहित किया और उन्हीं लेखकों से एक काफिला नामक कहानी संग्रह का जन्म हुआ और उसमें सभी नए कहानीकार शामिल हुए और उनकी चर्चित कहानियाँ उसमें रखी गई थी। धीरे धीरे उनका प्रवेश बड़ी जगहों पर होने लगा और उनकी नियुक्ति धर्मयुग में उप संपादक के रूप में बम्बई में हुई। लेकिन कुछ आर्थिक चुनौतियां और कुछ बम्बई की सीमाएं, उसको लेकर उनको लौटना पड़ा और बाद में उन्होंने सारिका ज्वाइन की। सारिका के बाद नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स के बाद
ये लोकायत, लोकायत के बाद समकालीन भारतीय साहित्य में वो स्थिर हुए। इसके पहले कई दूसरी पत्रिकाएं भी साथ साथ चलती रहीं, जिसमें शिखर को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। आज उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्होंने लगभग, क्योंकि उसको हम सीमा में बांधना नहीं चाहते, लेकिन 3/4 उपलब्धियां उम्र की हासिल करने के बाद वे अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके अनुभव, साहित्य, पत्रकारिता, संपादन और व्यक्ति के रूप में उनसे हम बहुत कुछ सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा बलराम जी कि कलम हुए हाथ के कथा बीज आपने कैसे प्राप्त किए? खड़से जी, आप तो जानते हैं और गांव के बारे में, हिंदी में प्रेमचंद के बाद रेणु आते हैं, और तो कुल 2 ही बड़े लेखक साहित्य में, कथा में, ग्रामीण जीवन पर लिखने वाले हैं तो बहुत, मगर 2 को सारा हिंदुस्तान जानता है हिंदी के ग्रामीण जीवन पर लेखन के लिए। और वही पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते मुझे लगा मुझे अपनी जन्मभूमि से अपने को जोड़ के रखना है, क्योंकि जो जन्मभूमि से नहीं जुड़ता वो किसी भी भूमि से नहीं जुड़ पाता। सही बात। लोकल होकर ही हम ग्लोबल हो सकते हैं, इसलिए ये समझ मुझे थी। तो कुछ और छोटी छोटी चीज़ें लिखने के बाद अपने ग्रामीण जीवन पर मैंने खुद को फोकस किया और कलम हुए हाथ आई। और जैसा कि आपने अभी कहा, उसमें थोड़ी सी ये है कि कलम हुए हाथ धर्मयुग में नहीं, सारिका में छपी थी। जी, सुधार होना चाहिए। हाँ, वो सारिका में छपी थी और धर्मयुग में शिक्षा काल छपी थी। और शिक्षा काल बाद में छपी। भारती जी ने कहानी सारिका में देखी, पढ़ी और मुझे चिट्ठी लिखी कि प्रिय बलराम, मुझे आपकी कहानी सारिका में मैंने पढ़ के मुझे बहुत अच्छी लगी। धर्मयुग के लिए भी ऐसी ही ग्रामीण जीवन की श्रेष्ठ कहानी भेजिए। और हमने शिक्षा काल कहानी, जो दूसरी कहानी थी, उन्हें भेजी। उसे उन्होंने धर्मयुग में छापा। और आप जानते हैं कि उस ज़माने में धर्मयुग कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह पहुंचता था। 6 लाख कापियाँ छपती थी। आज तो 1 लाख छपने वाली कोई पत्रिका देश में नहीं है। हिंदी में सही, देश में तो होंगी और भारतीय भाषाओं में। और वो धर्मयुग में शिक्षा काल छपी। बहुत अच्छा। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि आपने प्रेमचंद की परंपरा को कथा जगत में आगे बढ़ाया है, और उसके साथ ही आपने पूरे प्रेमचंद रचनावली को भी संग्रहित किया। जी, आपने 11,000 पन्ने जी प्रेमचंद के संपादित किए हैं। जी। और मुझे याद है कि उस समय ये सारी रचनावलियाँ लेकर आप लम्ही गए और प्रेमचंद की मूर्ति के नीचे रखकर उसका एक लोकार्पण किया। जी। और 2 साल पहले मुझे भी आपके साथ लम्ही जाने का मौका मिला। जी। और वो दृश्य मेरे सामने उभर कर आया। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 11,000 पृष्ठों को एकत्र करने में, उसको संपादित करने में किस प्रकार के अनुभव आपके रहे? देखिए, एक भाषण में नामवर सिंह ने कहा कि किसी की भी रचनावलियाँ छप रही हैं और हिंदी के आज़ाद भारत के इतने बड़े कथाकार जिनको हम उन्होंने व्यास प्रेमचंद को कहा कि व्यास का सारा साहित्य बिखरा हुआ है। तो महाभारत तो एक जगह हो गया, लेकिन प्रेमचंद का साहित्य एक जगह नहीं है। और तब मैंने उनको प्रणाम किया कि आशीर्वाद दीजिए, ये काम मैं करूँगा। जो काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए था, भारत सरकार को करना चाहिए था, प्रेमचंद के पुत्रों और पौत्रों को करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। उस काम को मैंने हाथ में लिया और 7 बरस लगातार काम करते रहने के बाद वो रचनावली सामने आई, जिसका निर्देशन, जैसे हम PhD करते हैं, ऐसे ही हमने अपना एक गाइड चुना, डॉक्टर रामविलास शर्मा।
बहुत। चाहते थे कि नामवर सिंह हो, मगर उन्होंने किन्हीं कारणों से मना किया। तो हमने फिर रामविलास जी को, रामविलास जी ने एक एक शब्द देखा, सुझाव दिए, ये गलत है, इसको ठीक करो, ये ठीक करो। तो प्रेमचंद के 4000 शब्द जो हिंदी में थे ही नहीं, उर्दू में थे, वहाँ से अनुवाद करा के 4000 नए पेज प्रेमचंद के हमने रचनावली में जोड़े। उनकी 250 कहानियाँ उपलब्ध थी, लेकिन आज 300 कहानियों की जो उनकी सूची थी वो हमने पूरी कर दी। बहुत अच्छा, बधाई आपको। और ये बहुत बड़ा काम आपने हिंदी, केवल हिंदी के लिए ही नहीं, भारतीय भाषाओं के लिए भी किया है। इसी क्रम में आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण संपादन काम किया है, वो है लघु कथाओं पर जो काम किया है आपने। हिंदी की लघु कथाएं और भारतीय भाषाओं की लघु कथाएं, ये इसके क्या अनुभव रहे आपके? देखिए, लघु कथा विधा जब हमने लिखना शुरू किया तो उसकी सुगबुगाहट शुरू होगी कि लघु कथा विधा है, और उसको लेकिन मान्यता नहीं मिली थी। हमने लघु कथाएँ लिखना शुरू किया और विधा के रूप में स्थापित करने के लिए मैंने काम किए। जो काफिला की चर्चा की तो मैंने 30 कहानीकार, जिसमें आप भी हैं, और 26 लघु कथा लेखक उसमें। तो कहानी और लघु कथा को हमने एक धरातल पे रख दिया, और वो कोशिश करते करते आपने हिंदी लघु कथा कोश देखा, भारतीय भाषाओं का देखा, और एक जो है कोश हमारा विश्व लघु कथा कोश, जिसमें 50 भाषाओं की, दुनिया की 50 भाषाएं की हैं रचनाएं हमने उसमें संपादन। बहुत अच्छा, आपने ये संपादन काम भी और आपका अपना लेखन भी चलता रहा। इसीलिए आपके इन सारे कार्यों को एक प्रमाण के रूप में, सामाजिक स्वीकृति के रूप में, सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में तमाम पुरस्कारों से आपको अलंकृत किया गया है, जिसमें हिंदी अकादमी के कई पुरस्कार हैं। उनका नाम लेना तो यहाँ संभव नहीं है। 2-3 पुरस्कार के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो बिहार सरकार द्वारा पिछले वर्ष आपको, या 2 साल पहले, जो अंबेडकर पुरस्कार 5 लाख का शायद है, वो आपको प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आपको साहित्य भूषण शायद 4 लाख का है, वो दिया गया। और केंद्रीय हिंदी संस्थान का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी पत्रकारिता के लिए दिया। ये तीनों मैं विभिन्न इसमें रख रहा हूँ कि ये जो एक सामाजिक स्वीकृति पुरस्कार के रूप में आपको दी गई है, तो मुझे लगता है कि आपके पूरे कार्यों का ये 3 वर्ग यदि हम करते हैं, एक साहित्य है, एक संपादन है और एक पत्रकारिता है। तो पत्रकारिता में आपने अभी जो छोड़ा समकालीन में आने से पहले, वो तो विशुद्ध रूप से अखबारी तो न कहें, लेकिन न्यूज़ मैगजीन थी, जहाँ तक मेरा लोकायत न्यूज़ मैगजीन थी। तो साहित्य के संपादन के बाद न्यूज़ मैगजीन, आपने नवभारत टाइम्स में भी काम किया है, तो क्या अंतर महसूस करते हैं साहित्यिक संपादन और पत्रकार, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक ये संपादन? ये आज आप देख रहे हैं दैनिक अखबारों में साहित्य को जगह लगभग नहीं है। जब हमने शुरू किया था तो साहित्य के लिए इतवार के दिन पूरा 1 पेज या 2 पेज हुआ करते थे। आज 1 पेज भी नहीं है। बीच बीच में कोई, अब तो खबरें भी अखबार नहीं देते, यहाँ के अखबार देते हैं, मगर दिल्ली के अखबारों में साहित्य की खबरें नहीं होती, साहित्य होता ही नहीं। तो ये बात पहले भी थी, लेकिन हमारी आज़ादी के समय की जो पत्रकारिता थी, तो साहित्यकार पत्रकार एक ही हुआ करते थे। धर्मयुग में संपादक धर्मवीर भारती बहुत बड़े लेखक भी हिंदी के रहे, कमलेश्वर भी बहुत बड़े लेखक रहे। तो वो पत्रकारिता का दौर दूसरा था। दैनिक नवभारत टाइम्स में आगे जी संपादक थे, और तो उस समय साहित्य और पत्रकारिता अलग नहीं थे। एक और बात मैं बीच में ही आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानता हूँ, कि समकालीन भारतीय साहित्य में 24 भाषाएं आप समाहित करते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे भारत और अंग्रेजी समेत, अंग्रेजी से भी ढेर सारा अनुवाद इसमें आता है। इसमें क्या चुनौतियां महसूस होती हैं आपको? मुश्किल होता है, एक भाषा की पत्रिका निकालना भी मुश्किल काम होता है। उस भाषा के लोगों के दबाव होते हैं, लेकिन दबाव जब 24 भाषाओं का हो तो वो बहुत कठिन होता है। और पत्रिका अगर प्राइवेट हो तो दबाव
कम होते हैं। पत्रिका जब सरकार के उससे उससे निकलती जुड़ी हुई एक छोटी सी बात अंतिम रूप से, जी। जिसको एकदम हाँ या ना में उत्तर दीजिए, जी वो ये कि एक सरकार समर्थित पत्रिका है, जी। किसी प्रकार का अन्यथा दबाव महसूस करते हैं? नहीं, ये सारी पत्रकारिता के बाद जब मैं 6 साल पहले 7वां साल मेरे संपादन में चल रहा है, और मुझे ये गौरव कहना चाहिए कि संपादक का जो गौरव होता है पहली बार महसूस हुआ। 6 साल में किसी भी व्यक्ति ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि ये आपने गलत छापा और ये आपको नहीं छापना चाहिए था, या आपको ये करो ये करो ये करो, ऐसा कहने वाला 6 बरस में ना कोई बहुत अध्यक्ष। अच्छा, बहुत अच्छा। और वो तो स्वतंत्रता जो होती अभी है। आप उम्र के 75वें में चल रहे हैं जी और तमाम शहरों में, अलग अलग राज्यों में जी। इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो बिहार हो या हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, अभी बम्बई में भी बड़े कार्यक्रम हो गए। जी। आपकी आगे क्या योजना है, यदि संक्षेप में बता सकें? कोई योजना नहीं है। कोई योजना? काम आया काम किया, आगे बढ़े, काम आया काम किया। ऐसे ही लेखन में आई किताब लिख दे छोड़ दिया, प्रेमचंद्र रचनावली आई छोड़ दी, विश्व लोक कथा कोश आया बहुत अच्छा। आपके लिए इसी प्रकार के काम आते रहें और 100 वर्षों तक आप अपना काम करते रहें, और 100वें वर्ष में फिर हम इस तरह मिलेंगे, इन शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ और शुभकामनाएं।